हेलो एंड वेलकम बैक। आज का यह वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 2 की छात्राओं के लिए है। आज पेपर 3 का एक चैप्टर रिसर्च देखेंगे हम लोग और उसमें हाउ टू राइट रिसर्च रिपोर्ट पर बात करेंगे। इसके पहले जो स्टेजेज ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च है या मनोवैज्ञानिक शोध की अवस्थाएं हैं उस पर ऑलरेडी पीडीएफ मटेरियल भी अवेलेबल है और वीडियो लेक्चर भी पूरा हो चुका है। तो आज के इस लेक्चर में मेनली हम लोग फोकस करेंगे कि रिसर्च रिपोर्ट या शोध प्रतिवेदन किस प्रकार से तैयार किया जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से संक्षेप में रिवीजन कर लेते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है और उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज साइकोलॉजिकल रिसर्च, रिसर्च है क्या, तो रिसर्च को हम लोग किसी भी केयरफुल और सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन के रूप में देखते हैं, यानी ध्यानपूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से की गई जांच जिसका उद्देश्य नए नॉलेज को प्राप्त करना होता है या प्राप्त नॉलेज के आधार पर थ्योरी डेवलप करना या नए कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना भी होता है। मनोविज्ञान में शोध का उपयोग होता कहाँ है? तो बेसिकली मनोवैज्ञानिक शोध को मानव व्यवहार के विभिन्न रूपों को मेजर करने में, उसकी व्याख्या करने में और उनका वर्गीकरण करने में हम उपयोग करते हैं। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन बिहेवियर के एस्पेक्ट्स हैं जिनको जानने और समझने के लिए हमको सिस्टमेटिक रूप से स्टडी करना होता है और इस तरह के साइंटिफिक स्टडी में साइकोलॉजी में भी रिसर्च का उपयोग बहुधा किया जाता है और नए नए थ्योरीज डेवलप करने में साइकोलॉजी में रिसर्च का यूज होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि मनोवैज्ञानिक शोध भी एक वैज्ञानिक शोध का ही प्रकार है और हर वैज्ञानिक शोध की भांति इसमें भी प्री डिफाइंड स्टेजेज होते हैं, यानी पहले से तय होता है कि आप किन किन अवस्थाओं को किस क्रम में पूरा करेंगे। तो जब हम मनोवैज्ञानिक शोध की बात करते हैं तो इसमें जो पहली अवस्था या पहला काम जो आप करते हैं वह है फॉर्मुलेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, यानी कि शोध प्रश्न का पता लगाना या उसका निर्माण करना। तो जब भी हम कोई शोध करने जाएंगे तो हमारा सबसे पहला कार्य यह होगा कि हम यह पता करें कि हम किस विषय पर शोध करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना होता है जब हम रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसका पता लगा रहे होते हैं। जैसे कि कोई ऐसा विषय हो जिस पर पहले से इन्वेस्टिगेशन न की गई हो, पहले कोई जांच न की गई हो, या फिर जिस विषय से जुड़ा हुआ वह रिसर्च प्रश्न है, जिस क्षेत्र से जुड़ा हुआ, उसमें कुछ नए नॉलेज को प्रदान करने की उसमें ऑप्शंस हों, विकल्प हों हमारे पास कि यह स्टडी हम करेंगे तो इसके पहले जो इस क्षेत्र में ज्ञान था उसमें कुछ हम वैल्यू एडिशन करेंगे या मूल्य संवर्धन करेंगे। तीसरी चीज़ देखनी होती है कि जो रिसर्च प्रॉब्लम हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिस पर हम शोध करने जा रहे हैं, वह शोध करने लायक भी हो, यानी जो संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं उसके द्वारा आप उस विषय को लेकर आगे शोध कर सकें। जब हम शोध प्रश्न का पता लगा लेते हैं तो दूसरे अवस्था पर आते हैं जिसको हम कहते हैं साहित्य का सर्वेक्षण करना। साहित्य का सर्वेक्षण क्यों करते हैं हम? अब तक उपलब्ध जो भी नॉलेज है जो हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड है या डिस्टेंटली रिलेटेड भी है, दूर से भी उसका संपर्क अगर हमारे शोध प्रश्न से जुड़ रहा है, तो हम ऐसे साहित्य को पढ़ते हैं, उसका सर्वेक्षण करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि इसके पहले इस शोध प्रश्न से जुड़े क्या क्या शोध हो चुके हैं, उनकी क्या क्या फाइंडिंग्स रहीं और हमें उसमें किन अप्रोचेज को एडप्ट करना है, किसको हमें छोड़ना है, किसको अवॉइड करना है और क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। दूसरी कि साहित्य सर्वेक्षण करने से हमें पता चलेगा कि हम कोई ऐसे टॉपिक पर ही न शोध करना शुरू करते हैं जो कि ऑलरेडी वह शोध हो चुका है और मुकम्मल भी था, मतलब उसके जो रिसर्च फाइंडिंग्स थे वे काफ़ी हद तक स्वीकार्य भी हैं और बहुत ऑप्शन नहीं है हमारे पास उसमें कुछ नया करने को, तो ऐसे टॉपिक से हम बचेंगे।
और जहाँ पे नॉलेज वैक्यूम है यानी नॉलेज गैप है, जिस क्षेत्र में शोध हुए हैं लेकिन वहाँ पर स्पष्ट निष्कर्ष नहीं प्राप्त हुए हैं या उसमें नए तरीके से कुछ ज्ञान अर्जन करने की संभावना है, तो उस क्षेत्र में शोध करना हमारे लिए कहीं ज़्यादा वायबल या व्यवहारिक होगा। अपने शोध समस्या से जुड़ा जो भी सैद्धांतिक या व्यवहारिक ज्ञान है, प्रायोगिक ज्ञान है, वह हम लिटरेचर सर्वे से प्राप्त कर सकते हैं। लिटरेचर में क्या क्या आता है, तो बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, रिसर्च जर्नल्स हो सकते हैं। आजकल चूँकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेब पेजेज अवेलेबल हैं जो कि हमें अपने शोध प्रश्न से जुड़े हुए पीछे किए गए कार्यों के बारे में आसानी से सूचनाएं मुहैया कराते हैं। तो हम वहाँ से सर्फ कर सकते हैं, वेब सर्फिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स भी पढ़ना होता है हम लोगों को कई बार, उस समय का न्यूज़पेपर या पहले क्या सूचनाएं थी उससे जुटाने के लिए। बहुत सारे डिस्कशन फोरम हैं जहाँ पे लोग आपस में जो इंटेलेक्चुअल हैं या जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो जो आपस में डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक विशेष से के संदर्भ में, तो उन सब चीज़ों को हम साहित्य के दायरे में रखते हैं, उनका अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर अपने शोध प्रश्न के लिए या अपने शोध के लिए बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा करते हैं और उसी सूचना के आलोक में आगे बढ़ते हैं हम, यानी हमारा शोध आगे बढ़ता है। तीसरी अवस्था है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। इस अवस्था में क्या करते हैं, हम एक प्राकल्पना का निर्माण करते हैं। एक या एक से अधिक प्राकल्पना का निर्माण हम इस अवस्था में करते हैं। प्राकल्पना क्या है? प्राकल्पना शोध प्रश्न का कामचलाऊ उत्तर है। हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव आंसर टू द रिसर्च प्रॉब्लम। तो हम लोग जो लिटरेचर सर्वे किए हैं उसके आधार पर, कॉमन सेंस के आधार पर और बाकी भी अपना जो पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ आंसर बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स तैयार करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं स्टेटमेंट्स को आगे अपने शोध में जांचने या परखने का कार्य करते हैं हम लोग। हाइपोथेसिस का चयन करते समय या प्रकल्पना का चयन करते समय भी हम लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। उदाहरण के लिए जो हाइपोथेसिस है वह टेस्टेबल एंड फाल्सिफिएबल होना चाहिए, यानी जिसकी जांच की जा सके और जिसे सही या गलत ठहराया जा सके। जब हम प्रकल्पना की जांच ही नहीं कर पाएंगे तो शोध का स्पष्ट परिणाम हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारी प्रकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिसको जांचा जा सके। दूसरा ही जिसको सही या गलत ठहराना संभव हो। प्रकल्पना ऐसी ओपन एंडेड नहीं होनी चाहिए जिसको कि फाल्सिफाई करना संभव ना हो। तभी हम जब अपना शोध या अपना डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो उसके आधार पर प्रकल्पना को या तो सपोर्ट करेंगे, यानी डेटा जो होगा उसका कंक्लूजन हाइपोथेसिस को सपोर्ट करेगा या फिर उसको रिजेक्ट कर देगा। दोनों ही केसेज हमारे शोध के लिए सही हैं। उनके आधार पर ही हमारे शोध की दिशा आगे बढ़ सकती है। चौथा स्टेज है प्रिपेयरिंग अ रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन या शोध अभिकल्प क्या है? रिसर्च डिजाइन इज अ ब्लूप्रिंट टू द होल रिसर्च प्रोसेस, यानी ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है पूरे रिसर्च का, जिसमें हम यह तय करते हैं कि हमारे शोध का डिजाइन क्या होगा, हमारे शोध के प्रयोज्य क्या होंगे, यानी हम अपना शोध किस प्रकार के लोगों पे या किन लोगों पे करना चाहेंगे, हमारा डेटा कलेक्ट करने के लिए मेथड क्या होगा, एपरेटस कौन से यूज करेंगे हम, और हमारे शोध की समय सीमा क्या होगी, कितने समय तक हमारा शोध चलता रहेगा, या फिर जो डेटा इंटरप्रिटेशन के तरीके हैं वो कौन से होंगे। इन सभी सवालों का जवाब हमारा शोध अभिकल्प में देना होता है। और इसके बाद पांचवी अवस्था आती है कंस्ट्रक्टिंग डिवाइसेज फॉर मेजरमेंट। कई बार हमारा शोध विषय ऐसा होता है जिसके लिए ऑलरेडी
मेजरमेंट टूल्स अवेलेबल हैं, ऐसे एपरेटस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे कि हम जो डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं वो मेजर कर सकते हैं। बट कभी कभी ये भी होगा कि हमें नए डिवाइसेज कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे ऐसे उपकरण जिनसे कि हम अपना वांछित जो डेटा है उसको प्राप्त कर सकें, उसका मेजर कर सकें। इसके बाद आएगा सैंपल सिलेक्शन। चूँकि हम लोगों ने शोध की अवस्थाएं या बार बार उसको पढ़ते समय यह देखा था कि जब आपका जो पॉपुलेशन है जिस पर आप शोध करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा होता है, जो जनसंख्या वो बहुत बड़ी होती है, तो आप सभी व्यक्तियों से एक एक करके डेटा नहीं कलेक्ट कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम शोध करना चाह रहे हैं कि बिहार के जो लोग हैं उनमें बेरोजगारी की माप कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हमारी जो जनसंख्या है वो पूरे बिहार के लोग हो गए, जो कि लगभग 8 करोड़ से ज़्यादा होंगे। तो किसी भी शोधकर्ता के लिए यह व्यवहारिक नहीं है कि वह एक एक व्यक्ति के पास जाए और डेटा कलेक्ट करे। तो वैसे सिचुएशन में हम पूरी जनसंख्या में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेंगे, यानी कुछ ऐसे लोगों का समूह लेंगे जो कि पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इसके लिए कई मेथड्स हैं जिनके माध्यम से आप प्रतिदर्श का चयन कर सकते हैं। सैंपल को हिंदी में प्रतिदर्श कहते हैं, तो प्रतिदर्श का चयन कर सकते हैं। जब हम प्रतिदर्श का चयन कर लेंगे और हमारे मेजरमेंट के ऑपरेटर्स भी तैयार होंगे, तब हम फाइनली डेटा कलेक्शन की ओर आएंगे। प्रदत्त संग्रह, अब हम डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा क्या है? डेटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। डेटा कुछ और नहीं बल्कि सूचनाएं हैं। जो सूचनाएं हम इकट्ठा करना चाह रहे हैं अपने जनसंख्या से, और फिर जनसंख्या में से ही चयनित प्रतिदर्श से वो सूचना ही हमारा डेटा होगी। तो अब हम 7th स्टेज में एक्चुअल डाटा जो है, जो वास्तविक प्रदत्त है, उसको संग्रहित करेंगे। जब हम डाटा संग्रह कर लेंगे, प्रदत्त संग्रह कर लेंगे, तो उसका सांख्यिकीय उपकरणों के माध्यम से, जो स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं उनके माध्यम से उस सूचना को एनालाइज करेंगे। क्योंकि जब हमारे पास सूचना इकट्ठी हो गई तो उससे हमको निष्कर्ष भी निकालना होगा। बिना निष्कर्ष या बिना पर्सपेक्टिव के सूचना किसी स्पष्ट लक्ष्य को नहीं पहुंच पाएगी। तो सूचना से हम कुछ निष्कर्ष निकाल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि उन सूचनाओं का हम विश्लेषण करें। और ये विश्लेषण कैसे होगा? सांख्यिकीय उपकरणों के आधार पर, स्टैटिस्टिकल टूल्स के आधार पर। एनालिसिस के बाद उस सूचना का अभिप्राय निकाला जाएगा या इंटरप्रेट किया जाएगा कि इस सूचना का क्या मतलब हुआ। इससे हमारा इसके बाद का जो स्टेज है ड्राइंग कंक्लूजन या निष्कर्ष निकालना, तो यहाँ पे हम लोग इसको इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा और ड्राइंग कंक्लूजन दोनों को मिलाकर देखें तो सूचना से जो निष्कर्ष निकल रहा है, क्या वो हमारे हाइपोथेसिस को, जो प्रकल्पना हमने बनाई थी, उसको सपोर्ट करता है या रिजेक्ट करता है। ये निष्कर्ष हम इस अवस्था में निकालेंगे। और सभी कुछ हो जाने के बाद हम अपने शोध का एक विस्तृत प्रतिवेदन तैयार करेंगे या रिसर्च रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसमें अगर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का जो 1983 का मैनुअल है उसके आधार पर देखेंगे तो फिर से हमको सारे प्रोसेस एक एक करके मेंशन करने होंगे कि पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है। बट इस टॉपिक पे हम लोग अभी इसके बाद विस्तार से बात कर लेते हैं। शोध प्रतिवेदन तैयार करने के लिए या रिसर्च रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी एक स्पष्ट फॉर्मेट हम लोगों को फॉलो करना होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ या नॉर्मली जो इंडिया में रिसर्च किए जाते हैं उसमें अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का ही फॉर्मेट यूज होता है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे भी। बट उससे भी पहले हम लोगों को यह जानना चाहिए कि रिसर्च रिपोर्ट लिखा क्यों जाता है, क्या पर्पस है उसका। रिसर्च करने के बाद जब हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो उसका बेसिक जो पर्पस है वह यह है कि बाकी लोगों के लिए, जो और लोग रिसर्च कर रहे हों उस फील्ड में, उनको पता चले कि हमने क्या रिसर्च किया है और क्यों किया है, कैसे रिजल्ट्स हमको प्राप्त हुए अपने शोध में और हमारा निष्कर्ष क्या रहा। उससे
जब आगे कोई व्यक्ति उस फील्ड में रिसर्च करना चाहेगा और लिटरेचर रिव्यू के फेज में होगा तो उसके पास हमारी रिसर्च से भी कुछ इनपुट्स लेने को होंगे। तो यह एक क्रमबद्ध क्रमवार तरीका है जिसमें एक शोधकर्ता आगे के शोधकर्ताओं के लिए भी उसी फील्ड से जुड़े हुए कुछ संकेत छोड़ता है, अपने फुटप्रिंट्स छोड़ता है, ताकि एक ही टॉपिक पे रिपीटेड रिसर्च ना हो और ज्ञान जो है वो लीनियर रेखा में आगे बढ़ सके। तो अभी हमने कहा कि इंडिया में जो रिसर्च फॉर्मेट हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं रिसर्च रिपोर्ट बनाने के लिए वह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के 1983 के पब्लिकेशन मैनुअल के आधार पर है। और इसमें सबसे पहला जो स्टेज है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का, उसमें उसको हम लोग कहते हैं टाइटल पेज। टाइटल पेज में क्या होगा, सबसे पहले तो हम लोगों को टाइटल लिखना होगा कि हमारे शोध का टाइटल क्या था, ये रनिंग हेड में लिखा जाता है। उसके बाद ऑथर का नेम होगा, राइटर जो है शोधकर्ता जो है उसका नाम, उसका एफिलिएशन। फिर अगर कोई एक्नॉलेजमेंट्स हो, कोई किसी व्यक्ति के प्रति आपको अपना कृतज्ञता ज्ञापन करना हो या किसी एजेंसी के प्रति या किसी इंस्टीट्यूट के प्रति, तो आप वो काम इसी पेज में लास्ट फेज में करेंगे। इसके बाद हम लोगों को एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है। सेकंड जो स्टेज है रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग का वह है एब्स्ट्रैक्ट लिखना। और एब्स्ट्रैक्ट एक तरह का सारांश है। ये अलग पेज से शुरू किया जाएगा और इसमें लगभग 100 से 150 वर्ड्स में पूरी जो हमारी स्टडी है, जो शोध है, उसको लिखा जाता है। तो इसमें रिसर्च डिजाइन या शुरू से बात करें तो प्रॉब्लम क्या था इस शोध का, फिर मेथड्स कौन से यूज हुए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे सब्जेक्ट्स के, रिसर्च डिजाइन क्या रहा, एपरेटस कौन से यूज किए गए, रिजल्ट क्या आया, कंक्लूजन कैसे निकला, और रेफरेंसेस, सब कुछ रेफरेंसेज इस एब्स्ट्रैक्ट का भाग नहीं होंगे। किसी भी केस में रेफरेंसेज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिखते हैं। बाकी सब चीज़ों को 100 से 150 शब्दों में संक्षेप में हम लिख देते हैं। इसके बाद जो तीसरी अवस्था होगी वो इंट्रोडक्शन की होगी। यहाँ पे हम फिर से विस्तार से अपने शोध के बारे में बताएंगे और क्या उसकी भूमिका है, क्या क्या हमारे शोध के कंपोनेंट्स हैं, वो सब कुछ इस अवस्था में हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं हम चौथे स्टेज की ओर। यहाँ पे हम लोग मेथड के अंतर्गत सब्जेक्ट्स यानी हमारे प्रयोज्य कौन से थे, उनका चयन कैसे हुआ, एपरेटस कौन से यूज हुए, कौन से उपकरणों का उपयोग किया गया मेजरमेंट के लिए, शोध डिजाइन क्या रहा, शोध विकल्प क्या रहा, और प्रोसीजर क्या रहा, जो पूरे शोध के लिए हमने प्रोसीजर अपनाया वह क्या था, यह इसके बारे में विस्तार से लिखना होगा। और इन सभी स्टेजेस को लिखने के लिए भी APA मैनुअल है, यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का स्पष्ट मैनुअल है। इस पे हम लोग एक बार वापस से किसी शोध के एग्जाम्पल को लेते हुए और अलग अलग पेजेज में कैसे लिखेंगे ये भी विस्तार से समझेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में सारे स्टेजेज को सिंपल और संक्षेप में देख लेते हैं कि किस क्रम में हम लोग शोध रिपोर्ट लिखेंगे। इसके बाद आएगा हमारा रिजल्ट का कॉलम, यानी रिजल्ट के बारे में यहाँ पे हमारे जितने भी टेबल्स और फिगर्स होंगे वो देंगे हम। उसके बाद हमारे सांख्यिकीय जो प्रतिरूपण है, स्टैटिस्टिकल प्रेजेंटेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। छठे नंबर पे आएगा डिस्कशन, यानी इस सेक्शन का मेन फंक्शन है कि हम जो परिणाम आया है अपने शोध का उसको इंटरप्रेट करें और उसको बाकी जो पहले से अध्ययन हुए हैं उनके साथ रिलेट करें, तो वो इस फेज में आएगा। इसके बाद हम लोग देते हैं रेफरेंसेज। रेफरेंसेज भी नए पेज से शुरू होगा और इसमें क्या रहेंगे, इसमें सारे वो डॉक्यूमेंट्स यानी कि जर्नल्स, बुक्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अनपब्लिश्ड वर्क्स, सब कुछ जो कि हमारे शोध में यूज हुआ है उसको हम लोग टेक्स्ट में देंगे। ये रेफरेंसेज भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में
हम लोग करते जाएंगे, उसको संजोते जाएंगे, और ऑथर का जो नेम होगा, लास्ट नेम, उसके आधार पे अल्फ़ाबेट क्रम में सजता है। जैसे कोई अगर शर्मा हैं तो एस पहले आएगा, फिर टी से अगर तिवारी हुए तो उनके बाद, और इस तरह के अल्फ़ाबेटिकल क्रम में हम लोग रेफरेंसेस को रखते जाते हैं। रेफरेंसेज एक महत्वपूर्ण भाग है रिसर्च रिपोर्ट का। लास्ट में हम लोग अपेंडिक्स बनाते हैं। अपेंडिक्स में क्या करते हैं? इन अपेंडिक्स में हम लोग ऐसे सूचनाओं के ऐसे आइटम्स को रखते हैं जो कि रेफरेंसेज में रखना या मेन बॉडी ऑफ रिसर्च में रखना बहुत इनएप्रोप्रिएट हो सकता था, या जो बहुत लंबे थे। तो उस तरह की इंफॉर्मेशंस को हम लोग रिसर्च रिपोर्ट के लास्ट वाले हिस्से में रखते हैं, अपेंडिक्स के अंतर्गत, और इस तरह से हमारा रिसर्च रिपोर्ट तैयार हो जाता है। आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।